आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए सुनिए केंद्रीय बजट 2025 और 2026 की प्राथमिकताएं और जन कल्याणकारी कदम। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्ज्वल शर्मा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोई भी देश सिर्फ अपनी मिट्टी से नहीं, लोगों से बनता है। इसलिए अब की बार लोगों के लिए बजट में बहुत कुछ अहम रहा। चाहे बात कृषि की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, बुनियादी ढांचे की हो, गरीबी उन्मूलन की हो, आयकर राहत की हो, हर तरीके से ये समावेशी बजट रहा। क्या कुछ खास रहा इस बजट में, इसी पर केंद्रित हमारी आज की परिचर्चा है, जिसका विषय है केंद्रीय बजट 2025-26 की प्राथमिकताएं और जन कल्याणकारी कदम। आकाशवाणी के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस परिचर्चा में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा जी और आर्थिक मामलों के जानकार व वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश वर्मा जी का। इनसे हम आम बजट के विभिन्न बिंदुओं के साथ ये भी जानेंगे कि किस तरीके से ये बजट एक कदम बढ़ाता है वर्ष 2047 में विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर। तो अश्विनी शर्मा जी और योगेश वर्मा जी, आप दोनों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। अश्विनी शर्मा जी, इस बार के आम बजट को आप समग्र रूप से कैसे आंकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में ये कितना सक्षम है? धन्यवाद उज्ज्वल जी। ये परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और देश की जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है उस पर चर्चा हो रही है और बजट के उपलक्ष्य में हो रही है जी। मानना जा रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है ओवरऑल जी वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल लेके चले हैं अभी की सरकार, जो सबका विकास का भी आपने भी जिक्र किया, विकसित भारत का जिक्र किया, और निर्मला सीतारमण जी ने, जैसे आप शुरुआत में कह रहे हैं कि तेलुगु पोइट जो है उनका उन्होंने कोट किया कि कंट्री इज नॉट जस्ट सॉइल, एक सिर्फ मिट्टी नहीं है, कंट्री इज इट्स पीपल। तो ये बजट जो है आम लोगों को ध्यान में रख के, मिडिल क्लास को ध्यान में रख के, गांव की जो जनता है, जनसंख्या है इतनी बड़ी हमारे भारतवर्ष में, उनको ध्यान में रख के बजट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे बजट बेस्ड है। सबसे पहला ये है कि अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है भारत की, उसको किस तरह से ग्रोथ दी जाए, एक पुश दिया जाए। दूसरा है कि जो लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनकी क्षमता, जो परचेजिंग क्षमता, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इन विषयों को लेके जो बेसिक बिंदु हैं उनको लेके ग्रोथ को आगे बढ़ाना, जो हमारे रीजनल सेक्टर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको किस तरह से समग्र रूप से उनका विकसित करना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात इसमें की गई है। इंक्लूसिव डेवलप, हर क्षेत्र में समान विकास हो, जिसपे 3-4 उन्होंने बिंदु वो भी दिए हैं। हमारा जो कृषि है सबसे बड़ा एक फर्स्ट फोरफ्रंट बजट में रखा गया है। जीरो पॉवर्टी, जो पॉवर्टी एक हमारे देश में अभी भी कई सारे लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए। और जैसे मिडिल क्लास का मैंने पहले भी किया, मिडिल क्लास की रेशो को कैसे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल क्लास को क्रॉस करके आगे बढ़े, उनकी एजुकेशन इंप्रूवमेंट हो, उनकी स्किलिंग इंप्रूव हो, उनको ऐसे फैसिलिटीज दी जाए कि अपना विकसित रूप से आगे बढ़े और नए एवेन्यू, जो जॉब्स के एवेन्यूज है, ना सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ, बल्कि प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से इन्वॉल्व हुआ है, पावर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें जो जॉब क्रिएशंस हैं, लोगों की किस तरह से इंगेज किया जाए। अफोर्डेबल हेल्थ, सबको समान रूप से लाभ हो, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और जो लेबर है, हमारी लेबर को किस तरह से इंगेज किया जाए ताकि उनकी परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाया जाए, और फार्मर्स को किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी, जो खेत की प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाया जाए और उनको एक मार्केट मिले, अच्छी मार्केट मिले, उनकी जो फसल है, उनका जो प्रोड्यूस है, उसको उचित भाव मिले। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बजट का किया गया है और इसमें कॉमन मैन को फोकस करते हुए ही निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया है। बिल्कुल। योगेश वर्मा जी, आपके पास आऊँगा।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 4 महत्वपूर्ण सेक्टरों का जिक्र किया है: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। उन्होंने इन्हें मेजर इंजन कहा और इनमें सुधारों की बात की। तो इन 4 सेक्टरों में बजट में क्या कुछ खास है? बिल्कुल उज्ज्वल जी, जैसा कि आपको पता ही है कि मोदी गवर्नमेंट जो है पिछले कुछ सालों से हमारा एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट पे खास ध्यान दे रही है जी। इस बार क्या उन्होंने किया है एग्रीकल्चर पे, जैसा मैं स्पेसिफिक आना चाहूँगा कि दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, उसमें उन्होंने क्या किया है कि अरहर दाल, उड़द दाल और मसूर पे विशेष ध्यान देते हुए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा जी। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए भी कई स्पेशल जो है योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें कृषि अवसंरचना कोष और किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना शामिल है। किसानों की आय में वृद्धि करना भी मोदी गवर्नमेंट का एक बड़ा विशेष उद्देश्य रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि और फसल बीमा योजना जो है, जो हमारी ऑलरेडी चल रही थी, उसे भी लागू करने का उन्होंने कंटिन्यू करना रखा है। एमएसएमई को बढ़ावा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बिना हम देश को, जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो ये एमएसएमई के सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऋण गारंटी योजना को मजबूत करने और उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए और साथ में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपायों की घोषणा की गई है जी। और इसमें हम एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि निर्यात में वृद्धि, निर्यात करने वाले एमएसएमई को 20 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण हेतु इन्होंने एलिजिबल बनाया है उससे, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा जी। और एमएसएमई के जो वर्गीकरण के जो मानदंड है उसमें भी संशोधन किया गया है। ऋण गारंटी कवर को मजबूत करना और स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स का विस्तार करना और जो देश में पहली बार उद्यम शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी मोदी गवर्नमेंट ने विशेष योजना शुरू की गई है। बिल्कुल। अश्विनी शर्मा जी, बजट के मेजर फोकस एरिया की बात करें तो अन्नदाता पर महत्व दिया गया है। आप ओवरऑल इस बजट को एग्रीकल्चर सेक्टर पर कैसे देखते हैं? निर्मला सीतारमन जी हमारे मंत्री हैं, उन्होंने 4 पिलर्स जो डिस्क्राइब किए उसमें एग्रीकल्चर जो है फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ जी माना है उसको। जो आपको याद होगा कुछ साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम शुरू की थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जी। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो अचीवमेंट्स है या उनका एक्सपीरियंस है उनको आगे बढ़ाते हुए एक प्राइम मिनिस्टर धन्य कृषि योजना शुरू करने का प्लान है। इस साल जो शुरू हो जाएगी, अगला साल जो बजट का है उसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया। इसके ऊपर मुझे लगता है कि भारत सरकार ने काम भी शुरू कर लिया और ये उन्होंने कहा है कि हम स्टेट्स के साथ मिलकर बढ़ावा देंगे। एक स्कीम उन्होंने बजट में और प्रपोज किया है जिसमें रूरल प्रॉस्पेक्टी को, जो हमारे आमदनी बढ़ाने के साधन हैं उनको, किसानों के या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं जिनमें महिलाएं भी हैं जी, उनको फोकस करते हैं मल्टी सेक्टोरल अप्रोच रख के उसको एड्रेस करने का प्लान है, जिसमें प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उनकी अर्निंग पावर्स को इम्प्रूव करेंगे और फसलों के उचित मूल्य मिले उनको। ये उसमें किया गया पल्सेस का, जैसे अभी योगेश जी ने बात करी है, उनको बढ़ाने, एडिबल ऑयल के उसमें हमारी निर्भरता बढ़ती जाए, आत्मनिर्भरता जिसको कहते हैं हम। कॉटन मिशन का प्लान किया गया है। 2 लोग कपास की खेती करते थे। हमारा कॉटन इंडस्ट्री बहुत भारतवर्ष में माना गया है, एक बड़ा सेक्टर था टेक्सटाइल सेक्टर का। और इसके साथ साथ जो मखाना बोर्ड की बात की गई है बिहार में, क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ये 3 स्टेट्स हैं जहां पे मखाना का प्रोडक्शन होता है, किसान उसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में अभी तक कोई उस तरह की साइंटिफिक रिसर्च या उनकी मार्केटिंग या उनको आगे बढ़ाना किस तरह से, तो इस दिशा में काम किया गया है। क्रेडिट लिमिट जो किसान जो सर्टिफिकेट है उसमें बढ़ाने का प्लान है, उसमें उनको लोन्स ज़्यादा मिलेंगे, 3 लाख से 5
तक किया गया। इसमें डेयरी फार्मर्स और फिशरमैन भी शामिल है। असम में एक यूरिया प्लांट, आपको पता है कि फसलें हमारी हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि भारत अपनी निर्भरता उस पर बनाए। उसके लिए एक असम में प्लांट लगाने का प्लान है, बहुत बड़ा प्लांट लगेगा। और इसके साथ साथ ऐसा किया गया कि जो पोस्ट ऑफिस हैं, आजकल लोग चिट्ठियां तो लिखते नहीं है, इंटरनेट का जमाना है, तो जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करते, किसानों के साथ कैसे उनका इंटीग्रेशन किया जाए, उनको किस तरह से आगे बढ़ावा दिया जाए, इसका भी सरकार ने इसी तरह का प्लान किया है। तो इस तरह के कृषि क्षेत्र में फोकस करते हुए कई सारी और स्कीमें हैं जिसका विवरण बजट में है। योगेश जी, इस बजट में दी गई आयकर छूट का हर वर्ग सराहना कर रहा है। भारत के मध्यम वर्ग की जरूरतों को बजट में खास तवज्जो दी गई है। 12 लाख तक आयकर में छूट मिली है और इससे मध्यम वर्ग बहुत खुश भी है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही उज्जवल जी। मैं तो इस बार एज सीए यहाँ पे हूँ, तो जहाँ तक ये इनकम टैक्स का विषय है जी, ये हमारे देश के इतिहास में मैं इसे हिस्टोरिकल कहूँगा। जो हमारी इनकम टैक्स की छूट जो है 2.5 लाख और 3 लाख तक ही सीमित रहती थी जी, वो पिछले 2023 तक इन्होंने उसको 5 लाख और 7 लाख कर दिया था। और 2025 में बजट में वित्त मंत्री जी ने जो है उस लिमिट को बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया है जी। और एम्प्लॉइज़ के लिए तो अगर 75,000 मैं उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऐड कर दूं तो उसका मतलब हो गया कि 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा जी। तो और भी काफ़ी सारे प्रावधान इनकम टैक्स में किए गए हैं। TDS जैसे होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, में भी काफ़ी रूल्स में सिंप्लीफाई किए गए हैं। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं कि जैसे उनका FDR पे जो TDS अभी तक जो था वो 50,000 तक TDS नहीं करता था। इस बजट में उस लिमिट को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर इस बजट में मध्यम वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाया गया है, क्योंकि जब व्यय बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तभी डेवलपमेंट होगी। अश्विनी शर्मा जी, आपके पास आऊँगा। ये एक ऐसा बजट है कि पूरे देश में लोग इसका उत्साह से स्वागत कर रहे हैं जी। इस बजट में किसानों से लेकर उद्यमियों तक, गरीब से गरीब तक कैसे पहुंचे, इसका ख्याल रखा गया है। इसके साथ जो मिडिल क्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको पहली बार इतनी रिलीफ मिली है। आयकर स्लैब बदला गया है, योगेश जी ने भी जिक्र किया। यानी सरकार की कोशिश है कि मध्यम वर्गीय परिवारों की खर्च शक्ति में वृद्धि सुनिश्चित करना है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जो इस बजट में हमें दिखा है कि मिडिल क्लास, हमेशा ये होता है कि मिडिल क्लास को आप नेग्लेक्ट करते हैं। मिडिल क्लास की जो परसेंटेज है इस समय, जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 31% है और मिडिल क्लास को ही भारत की इकोनॉमी का एक मेजर ड्राइवर माना गया है कि मिडिल क्लास वो ही हमारी व्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, इसका की रेशो अभी तक नेशनल इनकम में 50% है। तो इस तरह से जो इवॉल्विंग मिडिल क्लास है, देखिए मिडिल क्लास क्या है, मतलब पहले की वनिस्बत जब से प्राइवेट सेक्टर जो रिफॉर्म्स हुए हैं 90 में, जब हमारे इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर की पेनिट्रेशन बहुत हुई है और प्राइवेट सेक्टर के आने से जो पेरिफेरल जॉब्स हैं, जैसे कि लोग पहले छोटे मोटे काम करते थे, फूड वेंडर्स फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये इतना सेक्टर डेवलप हो गया है कि हर एक को ये प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद इस तरह के काम बढ़ना शुरू हो गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा एक सेक्टर हो गया, लोगों को ये इस तरह की लिबरलाइजेशन के बाद फायदा हुआ है। ये भी आस्ता आस्ता उस मिडिल क्लास को क्वालिफाई करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और जो बजट में टारगेट रखा गया है 2031 तक 38% तक हमें मिडिल क्लास की रेशो बढ़ानी है और ये आस्ता आस्ता बढ़ के 60% तक 2047 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है उसको बढ़ाने और मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर, जैसे मैंने शुरू में कहा, उसको एनहांस करने के लिए बहुत सारे कदम लिए गए हैं और मिडिल क्लास ही भारत वर्ष की इकोनॉमी को पुश करेगा। जिस तरह से जॉब क्रिएशंस होएंगी, अब लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप जैसे MSME की बात कर रहे थे, उसमें कई सारे लोग अपने काम शुरू कर चुके हैं, उनको कई तरह का प्रोत्साहन दिया जाएगा और बजट में जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें फोकस करके कि हमारा जो फुटवेयर सेक्टर था उसमें एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल है, तो ये भी एक मिडिल क्लास की जनसंख्या को कवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉय इंडस्ट्री थी, खिलौने बनाने वाले, हम तो चाइना के खिलौने
क्यों खरीदेंगे। तो इस पे भी फोकस किया गया। ये मिडिल क्लास को ही फोकस करके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इसमें भी मिडिल क्लास का बहुत रोल रहता है, एमएसएमई का रोल रहता है। तो इस तरह से जो मेक इन इंडिया जो एक स्लोगन है, उसमें मिडिल क्लास को फोकस करके बहुत अच्छा है। किसान भी अब मिडिल क्लास की उसमें रेशो में आ चुके हैं, और ये आस्ता आस्ता इस संख्या को जब बढ़ती जाएगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और जो हमारा अर्थव्यवस्था उसमें सुधार होगा। और ऐसा भी देखा गया है कि बजट में इस तरह की जो मध्यम वर्गीय परिवारों को जो राहत मिली है वो पहली बार मिली है। ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 12 लाख तक के स्लैब में उनको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। जी जी, ये बहुत ही मुझे लगता है कि एक सोचा समझा कदम था। और आपने देखा होगा जिस स्टेट में हम बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ एम्प्लॉय की संख्या बहुत ज्यादा है जी, और पेंशनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और सबने उस समय बड़े उत्साह से इसका धन्यवाद किया था सरकार का कि ये कदम जो योगेश जी ने बताया, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स में इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ाया गया, इससे यूनिवर्सली सभी जो बड़े बड़े पॉपुलेशन की एक बड़ी संख्या है उसको लाभ होने वाला है। बिल्कुल। मैं उज्जवल जी इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जी। अदरवाइज़ क्या रहता था हमारे जो है हर बजट में मिडिल जो है हमारा उसको कुछ नहीं मिलता है बजट में। तो इस बार मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी सभी शिकायतों का निवारण मुझे लगता है इस बजट में मोदी गवर्नमेंट ने कर दिया है। बिल्कुल। योगेश जी, रोजगार की बात करें तो युवा वर्ग की रोजगार को लेकर सरकारों से बहुत उम्मीद रहती है। इस बार के बजट में नए अवसरों के सृजन और स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो रोजगार को लेकर बजट में क्या खास है? रोजगार को लेके मोदी गवर्नमेंट जैसा कि हमारा पहले रहा है कि स्किल इंडिया, जब आप स्किल होंगे तभी पूरे वर्ल्ड में आपकी डिमांड होगी जी। तो उसके लिए गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या रहा है कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें कौशल विकास के माध्यम से सक्षम बनाना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का बजट में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। इसमें रोजगार सृजन और श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन, छोटे और मध्यम एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह क्षेत्र भी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी जो रिक्त स्थान पड़े हैं उनके लिए भी विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। स्टार्टअप्स को समर्थन, युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। उसके लिए कौशल विकास के लिए विशेष प्रावधान, एआई आधारित कौशल विकास, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आईटीआई को आधुनिक उपकरणों एवं ट्रेनिंग सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ताकि युवाओं को घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो सके। गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है कि भारत को एक वर्ल्ड क्लास मैन पावर सप्लायर बनाना है। बिल्कुल। अश्विनी शर्मा जी, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2047 का एक विजन दिया है कि हम विकसित भारत बनेंगे। तो ये जो बजट है ये किस तरह कदम बढ़ाता है विकसित भारत की ओर? देखिए, जैसे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के स्पीच में ही मेंशन किया है कि विकसित भारत का जो सपना है उसको रियलिटी में बदलने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है। हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो और ना के बड़े बड़े हाईवेज और 4 लेन्स पे फोकस, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ से किसान को अपनी प्रोड्यूस को मार्केट तक ले जाने का बंदोबस्त करना है। हमारे बॉर्डर एरियाज में जो लोग कटे रहते थे, दूर दराज के लोग थे, उन तक कैसे पहुंचना है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। रेलवे एक्सपेंशंस के मेजर प्रोजेक्ट, जैसे ऋषिकेश में आजकल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे एक्सपेंशन का चल रहा है। उत्तराखंड एक बहुत बड़ी सीमांत राज्य है, वहाँ रोड और 4 लेनिंग
का जो काम है, ताकि हमारी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं उनको भी सुरक्षित किया जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स आने के स्कोप बढ़ाए गए हैं। उनके लिए किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए इंडस्ट्री को, भारत वर्ष में निवेश करे, बाहर की कंपनियां आए और हमारे जो अंदर के लोग हैं जिनकी अपनी क्षमता है इन्वेस्ट करने की, जैसे एमएसएमई सेक्टर की बात हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा विकसित भारत का विजन है। इसमें आईटी सेक्टर भी आ जाता है, इसमें कृषि क्षेत्र भी आता है, इंडस्ट्री आता है, पावर सेक्टर एक बहुत बड़ा एक एवेन्यू ओपन होने वाला है। अब जैसे इन्होंने न्यूक्लियर मिशन की बात की है सरकार ने, जो हमारे जो निर्भरता है पावर पे, हाइडल सेक्टर है, जो सोलर सेक्टर है, दूसरे थर्मल पावर है, उसको छोड़ के न्यूक्लियर पावर को हम कैसे टैप करें, जितनी पावर की जरूरत है वो हमारी पूरी हो। तो ये विकसित भारत का ही छोटे गांव में लोग अपना कैसे एग्रीकल्चर को ही अपना एक रोजगार का साधन बनाएं। लोगों का माइग्रेशन जो हो रहा है गांव से, खासकर जैसे मैं बात करूं, उत्तराखंड एक स्टेट ऐसी है जहां कई सारे गांव के गांव खाली हो गए। हिमाचल में भी यही स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो फ्रूट इकोनॉमी है उसने लोगों को, या कैश क्रॉप्स लोग फसलें उगा रहे हैं, हमारा जो नेचुरल फार्मिंग का हुआ है उससे हमारे लोग गाँव में बंधे हुए हैं। बट इस जो हमारे युवा हैं वो ना केवल शहरों की तरफ आए जो एक पीएन का, चपरासी का काम करते हैं, जब छोटा मोटा काम करते हैं, गांव में अपनी इकोनॉमी को किस तरह से रीओरिएंट करें और इसी से विकसित भारत का सपना पूरा हो। इस तरह के उसमें कई सारे बजट में इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कि डिटेल्स में जब उन पे काम होगा तो मुझे लगता है कि उससे रिजल्ट इस साल, बजट का साल एंड होने वाला है, उसमें रिजल्ट दिखेंगे। बिल्कुल। हमने बजट के विभिन्न बिंदुओं पर बात की, प्राथमिकताओं पर चर्चा की। हिमाचल की बात करें योगेश जी, तो केंद्रीय बजट में इस पहाड़ी राज्य के लिए क्या खास है? यहाँ आवागमन के लिए सड़कों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो सड़कों के लिए बजट में क्या प्रावधान है? सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का निर्माण भी हिमाचल में हो रहा है। तो कुल मिलाकर हिमाचल को केंद्रीय बजट में कितनी तरजीह मिली है? उज्ज्वल जी, जैसा हम जानते ही हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष ध्यान दे रही है, और जो इस बार का बजट आया है 25-26 का, उसमें हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने बजट एलोकेट किया है, वो 2716 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है जी, जो पिछले 70 सालों में शायद कभी इतना नहीं हो पाया। इस बजट की जो है बड़ी रकम जो सामरिक महत्व वाली हमारी जो रेल है, भानुपल्ली बिलासपुर टू बेरी रेल लाइन के निर्माण पे खर्च होगा। इसके अलावा आप देख लीजिए हिमाचल में 4 लेन्स पे बड़ा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, चाहे आपका चंडीगढ़ शिमला है, चंडीगढ़ मनाली है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि शिमला कांगड़ा भी 4 लेन बहुत जल्दी बनने जा रहा है। जी, जिस तरह के बड़े ऐलान वित्त मंत्री ने पावर सेक्टर में किए हैं, अश्विनी जी, इन्हें आप कितना बड़ा कदम मानते हैं? क्योंकि आपने न्यूक्लियर रिएक्टर का भी जिक्र किया। भारत को 2047 तक विकसित बनाना है तो ऊर्जा के रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा। खासतौर पर रूफटॉप पैनल, सोलर पैनल पर भी केंद्र सरकार का फोकस है। पीएम सूर्यघर योजना है, तो कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप? क्योंकि इसमें इंसेंटिव भी मिलता है और इसकी तरफ जन जागरूकता को अभियान की तरफ बदलना कितना आवश्यक इसे आप मानते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि आज नहीं, काफ़ी पहले से केंद्र सरकार ने एक अल्टरनेट एनर्जी, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की एक मिनिस्ट्री बनाई थी। उसके ऊपर फोकस शुरू हुआ कि हमें जो कन्वेंशनल पावर सेक्टर हैं, जो जिससे हम अभी तक पावर जनरेट करें, उसके अलावा मैंने पहले जिसका रेफरेंस किया, न्यूक्लियर मिशन जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है, और उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसमें प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए कोशिश की जाए। हमारे कई सारे न्यूक्लियर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है बॉम्बे में, उसके कई तरह के और पावर एनर्जी जनरेट करने के, आंध्रा में भी है, शायद गुजरात में भी है उस तरह के। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर को और पुश देने की जरूरत, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स
इसमें अगर आएंगे तो हमारे रोजगार भी बढ़ेंगे, हमारी पावर की जो कैपेसिटी है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इंडस्ट्री आ रही है और बाकी सेक्टर में बूम आ रहा है, आईटी सेक्टर में काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में एक पुश दिया गया है और ये काबिले तारीफ है। इस समय न्यूक्लियर मिशन की बात हो रही है और अल्टरनेट जो सोलर एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, हमारी राज्य सरकार ने भी इसके ऊपर कुछ कदम उठाए हैं ताकि हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण की दृष्टि से विकसित किया जाए। उसमें व्हीकल्स की बात है और सोलर एनर्जी के प्लांट लगा के छोटे छोटे रोजगार भी पैदा किया जा सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट, इंसेंटिव्स, बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता है इस बजट में उस तरह का कुछ अंडरलाइनिंग की गई है और उम्मीद है कि इसके ऊपर कुछ काम होगा। हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। योगेश जी, पीएम मोदी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का बार बार जिक्र करते हैं और इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं, तो आम बजट इन योजनाओं को कैसे गति देगा? बजट 2025 में जैसा कि उज्ज्वल जी हम डिस्कस भी कर ही रहे हैं कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम इसमें उठाए गए हैं। इस बजट का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है और इंपोर्ट पे अपनी डिपेंडेंस कम करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में इंसेंटिव देने के लिए आपकी जो स्कीम होती है PLI स्कीम को विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपैंड किया गया है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल और कपड़े की इंडस्ट्री भी शामिल है। छोटे और मध्यम उद्योग हैं, MSME उद्योग, उनके लिए टेक्निकल जो नो हाउ है उसके लिए आधुनिकीकरण के लिए भी हेल्प दी जाएगी। सड़क हो गया, आपके रेलवे हो गए, बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है जी। लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए भी इस बार बजट में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को भी लागू किया जा रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता जी, जैसा आप जानते ही हैं, अभी तक क्या होता था कि हम अपना डिफेंस जो हमारी ज़रूरतें हैं मोस्टली आज तक इंपोर्ट ही किया जाता था जी। लेकिन इस बजट में खास ध्यान दिया गया है कि ताकि रक्षा उत्पादन में भी हमारी जो है डिपेंडेंस कम हो और हम मैन्युफैक्चरिंग हब बने और ना केवल इंपोर्ट कम हो, हम और देशों को भी डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकें। अश्विनी शर्मा जी, क्या इस बजट में डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर भी कोई नई पहल है? डिजिटल इंडिया के सेक्टर पे शुरुआत से ही जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे 2015 में एक डिजिटल मिशन, डिजिटल इंडिया का मिशन शुरू किया गया था, जिसमें हमारी जो क्षमता है और हमारी कैपेसिटी है और जो लोगों को ट्रेन करने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है, उसके ऊपर शुरू से 2015 से ही फोकस था। और इस बजट में उस दृष्टि से रूरल एरियाज में जो डिजिटल पेनिट्रेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, स्कूलों के अंदर और हमारे IITs हैं उनके अंदर इस चीज़ को कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए, डिजिटल लैब्स कैसे सेटअप की जाए ताकि छात्र हैं उसमें डिजिटली इक्विप हों, ट्रेन हों, और इसमें रोजगार के बहुत बड़े साधन हैं। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात आपने करी है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही फोकस्ड काम है। और बजट के दिनों में ही आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस में गए थे और ये इससे रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था कि हमें इस एरिया को अब फोकस करके, हम तो एक स्टेपिंग स्टोन, हम इसके दरवाजे पे खड़े हैं और जितना ये इसका महत्व है इतना ही हमें कॉन्शियसली इसको डेवलप करना हो ताकि ये सेक्टर हमारे जो अपनी क्षमता है उसको ओवरटेक ना करे, इसको हम प्रोडक्टिवली यूज करें हर सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। और मुझे लगता है कि इस दोनों सेक्टर में डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर भारतवर्ष में बहुत अच्छा काम हो रहा है और भारत इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है। ना हमारे जो दूसरे देश हैं उनसे भी मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना है और आगे भारतवर्ष के पास कैपेसिटी है, टैलेंट है, हमारे IITs, हमारे टॉप के जो साइंटिस्ट हैं इस पे काम कर रहे हैं और दे आर वेल इक्विप्ड। और सरकार ने उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए और उनको फंड और दिए जाएं, इसके बारे में बजट में विचार किया गया है। जी, तो अश्विनी शर्मा जी और योगेश वर्मा जी, आप दोनों आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आए और श्रोताओं को बहुत ही सरल भाषा में बजट की बारीकियों को समझाया। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये बजट केवल संख्याओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। निश्चित रूप से ये बजट भारत के विकास की एक नई राह तय करेगा। इसी के साथ मुझे यानी उज्ज्वल शर्मा को ये परिचर्चा समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक श्री रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2025-26 की प्राथमिकताएं और जन कल्याणकारी कदम। प्रतिभागी थे वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा और वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार उज्ज्वल शर्मा। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश, आकाशवाणी शिमला।